SBI। जी हाँ, ये वही बैंक है जिसके 9,990 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। अब वैसे तो इस बैंक में हम में से ज्यादातर लोगों का तो अकाउंट होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? एक्चुअली इस बैंक को अंग्रेजों ने इसलिए शुरू किया था ताकि वो उनके खिलाफ खड़े होने वाले भारतीयों को मौत के घाट उतार पाएं। इस बैंक की शुरुआत 2 जून 1806 यानी कि आज से करीब 218 साल पहले ही की गई थी और उस समय इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कैलकाटा। एक्चुअली 1798 में रिचर्ड वेलेस्ली को इंडिया का गवर्नर बनाकर ब्रिटेन से भारत भेजा गया था और इसने आते ही लोगों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने आने के 1 साल बाद यानी 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया और फिर इसके 4 साल बाद अंग्रेज और मराठाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे आज हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में रिचर्ड वेलेस्ली को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज एक बैंकिंग सिस्टम के जरिए उन तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे ताकि इन पैसों की मदद से वेलेस्ली युद्ध में अपने साइड को और भी ज्यादा मजबूत बना सके। अब उस टाइम तक तो इस बैंकिंग सिस्टम का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, लेकिन बाद में इसी को ही बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम दे दिया गया। इसके बाद से 2 जनवरी 1809 को इस बैंक का नाम एक बार फिर से बदला गया और इस बार इसे बैंक ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसके बाद से फिर दौर आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 प्रेसिडेंसी बैंक की शुरुआत की, जिनमें से पहला था बैंक ऑफ बॉम्बे और दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास। असल में प्रेसिडेंसी बैंक्स में वो बैंक्स आते हैं जिन्हें करेंसी नोट्स इशू करने का अधिकार होता है। अब इन बैंक्स को देखकर कुछ इंडियंस ने खुद का प्राइवेट बैंक बनाने का भी सोचा, लेकिन किसी को भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। इन प्राइवेट बैंक्स के पतन में सबसे ज्यादा फेमस हुआ यूनियन बैंक, जिसे 1828 में रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी और उस टाइम के बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले द्वारकानाथ टैगोर ने शुरू किया था। इसके बाद से 1862 में बैंक ऑफ बंगाल की ब्रांचेस पटना, मिर्जापुर और बनारस के अंदर भी स्टेब्लिश की गई ताकि वहां उस पर्टिकुलर जगह से भी आजादी के लिए उठने वाली आवाज को दबाया जा सके। 1861 के दौरान ही पेपर करेंसी एक्ट को लागू कर दिया गया और बैंक ऑफ बंगाल इकलौता ऐसा बैंक था जिसे अंग्रेजों के दौर में नोट जारी करने का अधिकार मिला। अब इस बैंक को वैसे तो ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स भी थे, जिनमें से कुछ फेमस नाम है साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, पॉलिटिशियन दादा भाई नौरोजी और नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों, आज भी इन लोगों का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत प्राउडली अपने कस्टमर्स में गिनता है। तो दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि इस बैंक की शुरुआत 218 साल पहले किस तरह से हुई थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, चलिए इसके पीछे की स्टोरी को अब जान लेते हैं। तो दोस्तों, 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ साथ 2 और बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया 1947 जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई और इसके बाद भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही अपनी सर्विस देता रहा अंटिल 1955। असल में आजादी मिलने के 8 साल बाद तक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा, लेकिन 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 60% स्टेक को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर 30 अप्रैल 1955 को इस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आगे चलकर 1969 से 1985 तक SBI ने बैंक ऑफ बिहार, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, कृष्णराम बलदेव बैंक और बैंक ऑफ कोची को एक्वायर कर लिया। साथ ही SBI में वो 7 रीजनल बैंक्स भी मर्ज हो गए जिनकी शुरुआत कभी उन स्टेट्स के राजाओं ने किया था। इस तरह से SBI आज 23% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और इतना ही नहीं, इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में भी गिना जाता है, क्योंकि यह बैंक अकेले 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर हम SBI के रिव्यूज देख रहे हैं, इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है और SBI पर अक्सर तरह तरह के मीम्स भी फेमस होते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि SBI एक मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है जिसके पास 48 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। सर्विस से परेशान रहने के बावजूद भी लोग SBI को ही क्यों चुनते हैं, चलिए इसके पीछे के भी रीजन को हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो SBI ने अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए 22,405 से भी ज्यादा ब्रांचेस खोल रखे हैं। साथ ही 65,627 ATMs और 72,000 CSP यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट इस बैंक को गांव-गांव तक पहुंचाता है। इतना ही नहीं, फॉरेन मार्केट्स में भी इसका एक बड़ा प्रेजेंस देखा जा सकता है, क्योंकि SBI 36 देशों में अवेलेबल है।
इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो कि प्राइवेट बैंक्स के एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए भी SBI एक बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आता है, क्योंकि जहां प्राइवेट बैंक्स में 10 से 15,000 रुपए तक का मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस आपको अकाउंट एक्टिव रखने के लिए चाहिए ही होता है, वो SBI में सिर्फ 1,000 रुपए है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा कि SBI की इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं कि देश के हर कोने में आपको इनकी सर्विसेज मिली जाती हैं। ऐसे में चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई इनकी सेवाओं का बराबर फायदा उठा सकता है। जबकि ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स को ही सर्विस देने में इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए उन एरियाज में वो अपना ब्रांचेस ओपन नहीं करते हैं जहां से उनकी टारगेट अचीव न हो सके। कई जगहों पर तो SBI ने अपनी स्पेशल एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी खोल रखी हैं, जिनकी मदद से ये किसानों को फसल बीमा से लेकर पशुपालन के लिए भी तरह तरह के स्कीम्स का लाभ देता है। इसके अलावा जैसा कि ये एक गवर्नमेंट बैंक है, इसीलिए सरकार जो भी स्कीम लागू करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम भी SBI ही सबसे ज्यादा करता है। तो जब किसी बैंक से कस्टमर्स को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हों और जहां प्राइवेट बैंक्स महंगी सर्विस फी, मेंटेनेंस फी और कई तरह के चार्जेस लगाते हों, ऐसे में जाहिर सी बात है कि SBI पर लोगों का भरोसा तो रहेगा ही। लेकिन दोस्तों, इस बैंक पर सिर्फ अकाउंट होल्डर्स का ही भरोसा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स भी इसे खूब पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके शेयर्स का रिटर्न बहुत पीछे न जाकर सिर्फ लास्ट के 3 इयर्स में ही देखें तो वो करीब 180% है। पर सबसे मेन सवाल ये उठता है कि SBI इतना बड़ा प्रॉफिट आखिर बना कैसे रहा है कि इसने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। तो असल में दोस्तों, SBI हमेशा से ही प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक्स ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो इसका इम्पैक्ट कई सरकारी बैंकों पर पड़ना शुरू हो गया, जिनमें से एक SBI भी था। 2017 के थर्ड क्वार्टर में इसे 2,416 करोड़ रुपए, तो वहीं 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 7,718 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो कि भारत के बैंकिंग इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लॉस था। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा क्यों? तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि लॉस के मामले में पहले नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, जिसे कुछ ही साल पहले डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी थी, और इससे पहले कि PNB और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका पता चलता वो विदेश फरार हो गया था। खैर, SBI के इन लॉसेस का एकमात्र रीजन प्राइवेट बैंक्स की बढ़ती संख्या को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके पीछे का मेजर रीजन था बैड लोन्स। और दोस्तों, इन्हीं बैड लोन्स का ही नतीजा है कि विजय माल्या SBI का पैसा लेकर 2016 में ही देश छोड़कर जा चुका है। असल में SBI देश का लार्जेस्ट लेंडर यानी कि ऋणदाता था, लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब प्रीमियम कस्टमर्स ने लोन चुकाना बंद कर दिया। काफी इंतजार के बाद भी जब वो लोन की रकम को वापस नहीं करते थे, तो फिर बैंक इन डिफॉल्टर कस्टमर्स को और भी ज्यादा लोन देने लगता था, ताकि वो अपने पुराने लोन्स को क्लियर कर सके। लेकिन सब कुछ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और SBI लॉस में चला गया, जिसके बाद से RBI एक्शन में आया और हर चीज की बारीकी से जांच करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट बैंक में एसेट क्वालिटी का रिव्यू किया जाने लगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सही किया गया, साथ ही कुछ बैंक रिकैपिटलाइज किए गए तो कुछ मर्ज कर दिए गए। ये सब स्टेप्स लेने के बाद बाकी गवर्नमेंट बैंक्स की तरह SBI भी दोबारा से प्रॉफिट जनरेट करने लगा, और इस तरह से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनी का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है। आपसे पूछ रहा है कि जो SBI की एक अनुसंधान है जहां पर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की बात करते हैं, तो वहां से सवाल पूछ रहा है, क्या वो अभिजीत चक्रवर्ती हैं, सलीला पांडे बनी हैं, राम मोहन राव अमारा या अरुंधति भट्टाचार्य? ये चारों महत्वपूर्ण नाम हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? सलीला पांडे। सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करिए सलीला पांडे साथियों। लेकिन सबसे पहले जब हम सलीला पांडे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जानना है कि अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये अभिजीत चक्रवर्ती अभी वर्तमान में है। आपसे एग्जाम में पूछे कि ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये सलीला पांडे जो हैं अभिजीत चक्रवर्ती को रिप्लेस कर रही हैं। अब साथियों, जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसके बारे में पहले खबर देख लेते हैं। सलीला पांडे को 1 अप्रैल 2025 से कंपनी का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कट ऑफ डेट क्या है? यानी 1 अप्रैल 2025 तक अभिजीत चक्रवर्ती बने रहेंगे, और उसके बाद अभिजीत चक्रवर्ती की जगह कौन आएंगी? तो सलीला आएंगी। वो अभिजीत चक्रवर्ती की जगह लेंगी और 31 मार्च को ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो रहे हैं।
सलीला पांडे वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक हैं, यानी आपको पता है कि ये क्या है, तो मुख्य महाप्रबंधक हैं। एसबीआई में ये सिंगापुर की अध्यक्ष रही हैं, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर में उप महाप्रबंधक रही हैं, और ये विदेशी सहायक कंपनी एसबीआई कैलिफोर्निया के अध्यक्ष और सीईओ भी रह चुकी हैं। तो इतनी सारी बातें आपने सलीला के बारे में जान ली। लेकिन अब वर्तमान में आपसे पहला सवाल यहां से एग्जाम में पूछेगा साथियों कि एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है। एसबीआई के चेयरमैन का नाम होगा, तो 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, और उनका नाम क्या है, तो CS शेट्टी है। उनका पूरा नाम क्या है साथियों, तो चल्ला श्रीनिवासुलु चेट्टी इनका नाम है, और ये एसबीआई के क्या है, तो चेयरमैन है। अब हम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साथियों बात करते हैं, तो आप जानिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में काफी महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन उससे पहले ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। राम मोहन राव अम्हारा कौन है दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये एमडी हुआ करते हैं। तो एसबीआई के कौन है साथियों, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, ये जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, ये जरा कमेंट करिए सभी लोग, एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। एसबीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये अरुंधति भट्टाचार्य पहली महिला चेयरमैन बनी है, एसबीआई की बनी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल एसबीआई के साथ कंटिन्यूएशन में नहीं है। 5 प्रश्न जो यहां से 5 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो साथियों यहां पर बनेगा एसबीआई के बारे में। मैं आपको एसबीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, वो भी डिटेल में, और मुझे पता है कि आपने इतने डिटेल में एसबीआई को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, बस इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है साथियों, वो डेट सभी लोग कमेंट करेंगे 2 जून 1806। कितने तारीख को साथियों, तो 2 जून 1806 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले, उसके द्वारा एक बैंक को स्थापित किया जाता है जिसका नाम होता है बैंक ऑफ कलकत्ता। तो ये जो है क्या करती है साथियों, तो यहां पर एक बैंक खोलती है जिसका नाम होता है बैंक ऑफ कलकत्ता। यहां पे 4 बातें मैं आपको बताऊंगा, जो बातें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इकोनॉमिक्स के खंड में। जब ये खोलता है तो धीरे धीरे बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक को बढ़ाया जाता है, और बाद में बैंकों को एक चार्टर दिया जाता है, और उसके बाद इसका नाम बदल दिया जाता है साथियों। इसका नाम में परिवर्तन, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपने इकोनॉमिक्स में भी इस तरीके से नहीं ध्यान दिया होगा, सिर्फ अगले 1 मिनट देखिए। इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता से बदलकर साथियों क्या कर दिया जाता है, तो बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद 2 बैंकें खुलती हैं। एक 15 अप्रैल 1840 को साथियों कब खुलती हैं, तो ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल 1840 को, और उसके बाद एक और बैंक खुलता है साथियों 1 जुलाई 1843 को, 1 जुलाई 1843 को, 1843 को। आप जानते हैं साथियों कि इन जो बैंक होता है ये BBM, आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा, BBM, लेकिन इसको फिलहाल आप क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे साथियों, बैंक ऑफ बॉम्बे। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको आप कहते हैं बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास कहते हैं। अब इसका जरा शॉर्ट ट्रिक याद करिए मेरे साथ, B से बंगाल साथियों, B से बॉम्बे साथियों, और M से मद्रास। उसके बाद इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया जाता है, इन तीनों बैंकों का विलय हो जाता है, और इन तीनों बैंकों का विलय करने के बाद साथियों क्या बनाया जाता है, तो एक बैंक बनता है जिसका नाम होता है क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वो कब बनता है, तो 27 जनवरी को साथियों, 27 जनवरी 1921 को क्या बनता है, इंपीरियल बैंक। सभी लोग कमेंट करिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में काम करते रहता है, फिर भारत को स्वतंत्रता मिलती है, और जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है साथियों, तो इसके बाद इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया जाता है, इसी का नाम बदल दिया जाता है। और डेट सभी लोग कमेंट करेंगे 1 जुलाई, ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या किया जाता है, एसबीआई कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एसबीआई का इतिहास रहा है दोस्तों। और एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो चल्ला जो है श्रीनिवासुलु चेट्टी हुआ करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, एक बस लास्ट सवाल यहां पे पूछता हूं चूंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आरबीआई है वो कौन होता है, तो आप भी जानते हैं कि बैंकों का कंट्रोलर कौन होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की रिकमेंडेशन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो सभी लोग कमेंट कीजिए। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हिल्टन यंग कमीशन, और इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई की स्थापना की गई है। आरबीआई का एक्ट कौन सा है, तो आरबीआई एक्ट 1934 है साथियों। और आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे अप्रैल से 1935, 1 अप्रैल 1935 में। और शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां होता है, तो आप भी जानते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कहां होता है, तो कलकत्ता होता है साथियों। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि इसका शुरुआती हेडक्वार्टर कहां होता है, कलकत्ता होता है। लेकिन 1937 के अंदर में, 1937 के अंदर में इसका मुख्यालय बदल दिया जाता है। कहां चला जाता है, तो ये मुंबई चला जाता है दोस्तों, ये मुंबई हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।